दिलों में दस्तक देकर अक्सर लोग क्यों रुला जाते हैं। अच्छे लोग ही अक्सर हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं। सबको हंसाने वाला हंसी का किंग आज सबको रुलाकर चला गया। जी दोस्तों, कुछ दिन पहले ही राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बॉलीवुड में, उनके परिवार में और जो उनके फैंस हैं उनके बीच में दुख की लहर है, शोक की लहर है। लगभग 41 दिनों से दिल्ली एम्स में वो भर्ती थे और 41 दिनों तक ज़िंदगी मौत के बीच लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार वो दुनिया को अलविदा कह दिया। फ्रेंड्स, जब किसी होटल के जिम में वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे तभी अचानक उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और तत्काल उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया। तब से लेकर 41 दिनों तक वो कोमा में थे, वेंटिलेटर पे थे। फ्रेंड्स, इतने बड़े देश का इतना बड़ा हॉस्पिटल इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। लगभग 41 दिनों तक थे एम्स में और इससे पहले उनको हार्ट की तकलीफ थी, हार्ट की बीमारी थी। इससे पहले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 9 स्टेंट उनको बाईपास के ज़रिए बैठाया गया था। और डॉक्टर साइंस इतना डेवलप हो चुका है, फिर भी एक रोग का परमानेंट इलाज नहीं है। इस पर एक सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। ऐसा क्यों? हम लोग अभी साइंस के दौर में चल रहे हैं, मेडिकल काफ़ी उन्नत हुआ है, काफ़ी डेवलप हुआ है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, लेकिन किसी भी रोग का परमानेंट इलाज नहीं है। ऐसा क्यों? एलोपैथिक में ऐसा क्यों होता है, जबकि आयुर्वेद, हेम्योपैथी में किसी भी रोग का परमानेंट इलाज है? ऐसा क्यों? कुछ तो कहीं ना कहीं कमी है जो हमारे सरकार को ध्यान देना चाहिए। हेम्योपैथिक, आयुर्वेद इस चीज़ पे जोर देता है कि हम लोग किसी भी बीमारी को ठीक कर देंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। और जो हमारे लोग हैं समाज के, वो ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कहते हैं आयुर्वेद और होम्योपैथी को लेकर कि बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ट्रीटमेंट के लिए। सही बात है, लेकिन आपकी लाइफ भी लॉन्ग हो जाती है, जबकि एलोपैथिक में ऐसा नहीं है। आपको किसी भी बीमारी का इलाज आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको राहत भी मिल जाएगी, लेकिन परमानेंट सलूशन नहीं है। परमानेंट सलूशन आयुर्वेद, होम्योपैथी में ही है। वो लोग दावे के साथ करते हैं, ऐसा दावा एलोपैथ क्यों नहीं कर पाता है? कारण क्या है? बहुत सारे यूट्यूब चैनल दिखा रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव की मौत मर्डर है या नॉर्मल मौत है। इसका कारण यही है कि हमारे सिस्टम पे, हमारे मेडिकल जो व्यवस्था है उसके ऊपर में, डॉक्टरों के ऊपर में, जो साइंटिस्ट है उनके ऊपर में सवालिया निशान उठ रहा है कि ऐसा क्यों? एक आयुर्वेद है जो बता रहा है कि हम किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक कर देंगे दावे के साथ, और वहीं एलोपैथ किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है। जब किसी रोगी का बाईपास सर्जरी होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप आराम से 10 साल तक जी सकते हैं। वो उस समय क्यों नहीं बोलते हैं कि आपकी लाइफ लंबी हो गई है, आप बुढ़ापे तक ज़िंदा रह सकते हैं, या जितनी आपकी लाइफ है उतना दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं? बहुत ऐसी जगहों पे एलोपैथ पूरी तरह परमानेंट इलाज नहीं कर पाया है। जैसे कि आपका थायराइड का प्रॉब्लम हुआ, शुगर का प्रॉब्लम हुआ, किडनी की समस्या हो, बिना डायलिसिस का चलता नहीं है, और 2 साल के अंदर ही जो पेशेंट होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। कि रोगी लास्ट 2-3 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं, वो भी डायलिसिस के सहारे। ऐसा क्यों? एलोपैथ में परमानेंट इलाज क्यों नहीं है? मेरा ये सवाल है। मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एलोपैथ को बदनाम कर रहा हूँ या आयुर्वेद, होम्योपैथी को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मन के अंदर सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत सारे लोगों के मन में उठता भी होगा, तो मेरा मन का ये सवाल था। मैं सरकार या जो मेडिकल सिस्टम है, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, ये रही राजू श्रीवास्तव से कुछ जुड़ी हुई बातें, मेडिकल लाइन की बातें। अब हम बात करते हैं उनके स्ट्रगल के बारे में,
कि उन्होंने किस तरह का स्ट्रगल किया, शुरुआती दौर में वो क्या किया करते थे। फ्रेंड्स, राजू श्रीवास्तव जी का जन्म बहुत ही गरीब और मध्य परिवार में हुआ था। वो कानपुर शहर में जन्मे। 1963 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी एक सरकारी मुलाजिम थे। जब 11 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार देखने के लिए गए, तब से उनके मन के अंदर एक एक्टर बनने की जुनून सवार हो गया, तमन्ना जाग उठी। क्योंकि उस समय से ही वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करना शुरू कर दिए और स्कूल में करते थे, हर जगह करते थे। धीरे धीरे जब बढ़ते गए तो एक्टिंग का जो कहते हैं ना जुनून उनके माथे पर सवार हो गया। लेकिन ये चीज़ उनके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा, मेरा लड़का एक एक्टर बने। इसी वजह से राजू श्रीवास्तव ने कानपुर से भागकर बॉम्बे चले आए अपने सपना को पूरा करने के लिए। शुरुआती दौर में वो ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। जब उनके रिक्शा में कोई पैसेंजर बैठा करता था तो उनको मिमिक्री करके हंसाया करते थे। इससे लोगों का मनोरंजन भी हो जाया करता था और उनको 1-2 पैसा ज़्यादा बढ़ाकर भी वो लोग दे दिया करते थे। इस तरह से उनकी इनकम भी कुछ हो जाया करती थी। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी छोटा मोटा रोल किया है, जैसे कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जहाँ जाओगे हमें पाओगे, वाह तेरा क्या कहना, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा। इस तरह की बहुत सारी पिक्चर हैं। फिरंगी भी है और जिसमें राजू जी हैं और उसके साथ कपिल शर्मा भी हैं। लेकिन वो ब्रेक उनको उस समय नहीं मिला, वो कामयाबी उनको उस समय नहीं मिली। बड़ी कामयाबी उनको 2005 में मिली, जब इंडियन टेलीविज़न का एक शो आया जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। उसके जज थे शेखर सुमन, नवजोत सिंह सिद्धू। वहाँ पर उनका एक कैरेक्टर बहुत ही वायरल हुआ जिसका नाम था गजोधर। उनका कॉमिक टाइमिंग कितना सुंदर था, जो औरों से बिल्कुल हटकर उनको दिखाता था। राजू श्रीवास्तव की खासियत ये थी कि वो हमारे बीच से किसी कैरेक्टर को ले जाकर हमारे बीच से उठाकर किसी भी स्टोरी को एक कॉमेडी के तौर में पेश किया करते थे। यही उनकी खासियत थी, यही उनकी एक खासियत जो औरों से बिल्कुल अलग थी और औरों से जुदा करती थी। और उस दिन के बाद से वो धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते गए और एक राजनेता भी बने कॉमेडियन के साथ साथ, और उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव भी किया। फ्रेंड्स, इस समय उनके पूरे परिवार में शोक की लहर है। उनका पूरा परिवार काफ़ी दुखों से गुजर रहा है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको इस दुख से लड़ने की क्षमता प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। तो ये रही फ्रेंड्स राजू श्रीवास्तव के ऊपर में कुछ विशेष बातें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद फ्रेंड्स।